हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। AWES का PRT का एग्ज़ाम हुआ था 22 नवंबर को, जिसके क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, परंतु सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में डिस्कस करना संभव नहीं है। और आपके कमेंट्स भी आ रहे थे कि लेफ़्ट ओवर क्वेश्चंस को भी कवर करें, तो ये नया वीडियो, आज का ये जो वीडियो है, ये उन्हीं लेफ़्ट ओवर क्वेश्चंस के लिए है। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे याद आया, जो मैं उस वीडियो में देना भूल गई, जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वो है आयरन डेफिशिएंसी से। जो क्वेश्चन था उसमें था दैट विच डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी। उसमें से जो सारे क्वेश्चंस थे, जो ऑप्शंस थे, वो भी बहुत ही अलग अलग थे, जैसे कि हीमोफीलिया है, टाइफॉइड है। तो ऐसे क्वेश्चंस, उसमें एक फोर्थ जो ऑप्शन था, मुझे याद है, ये फोर्थ ऑप्शन था एनीमिया का। क्योंकि ये इतना ही कॉमन क्वेश्चन है कि आई थिंक सब ने ही सही किया होगा, और जिसका गलत हुआ होगा वो गलती से गलत हो गया होगा। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया। देखिए, एनीमिया भी बहुत टाइप्स के होते हैं, बहुत अलग अलग रीजंस की वजह से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, ब्लड की कमी होती है, तब हम उसे एनीमिया बोलते हैं। जब जो कॉमनली कॉज्ड रीज़न है एनीमिया का, वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अ कंडीशन इन विच ब्लड लैक एडुकेट हेल्दी रेड ब्लड सेल। तो जब एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वो होता है जब ब्लड में से हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। RBCs carry oxygen to the body's tissue, as the name implies. Iron deficiency anemia is due to the insufficient iron. तो आयरन की कमी से क्या होता है, RBCs की कमी हो जाती है, और RBC का क्या काम होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना हर टिश्यू को। ये एक कैरियर का काम करता है, और उसमें हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, जिससे ऑक्सीजन जो है वो बाइंड नहीं हो पाती है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़ अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट इंटैक्ट इन। उन्होंने पूछा था कि किस सन में ये डिसेबिलिटी एक्ट इंटैक्ट हुआ है। देखिए, ये इसको करंट अफेयर तो नहीं कह सकते, परंतु ये इतना पुराना भी नहीं है। मोदी जी ने नाम दिया था, जो ये दिव्यांग का नाम दिया गया था पहली बार, तो वो 2016 में नाम दिया गया था। दिव्यांग अधिकार कानून के नाम से इसको लाया गया था, द राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, और ये एक्ट आया था 2016 में। अच्छा, ये कैसे है, इसका मीनिंग क्या है, इसमें क्या क्या होता है, ये भी जान लेते हैं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम है। अभी तो बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम मींस इस साल में टीचिंग का ये हमारा तो अभी फर्स्ट ही एग्ज़ाम है, अभी तो आरंभ ही हुआ है। अभी तो बहुत सारे हमें प्रश्नों को फेस करना है, तो हो सकता है कि इस पे और भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले। तो राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 क्या है, रेस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इंक्लूडिंग द फ्रीडम टू मेक वंस ओन चॉइस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पर्सन्स, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, full and effective participation and inclusion in society, respect for difference and acceptance of a person with disability as a part of human diversity and humanity। तो इसे ह्यूमन डाइवर्सिटी और ह्यूमैनिटी में रखा जाए। जो भी पर्सन है विद डिसेबिलिटी, उसकी रेस्पेक्ट करी जाए पूरी, उसके साथ कोई भेदभाव ना हो, वो एक ऑटोनॉमी की तरह काम करे, उसके पास पूरा फ्रीडम हो, अपनी चॉइस, अपने डिसीज़न लेने का फ्रीडम हो, और उसकी पूरी डिग्निटी मेंटेन करी जाए। उसे ह्यूमन डाइवर्सिटी और ह्यूमैनिटी में काउंट किया जाए, ना कि कोई बोझ समझा जाए। अच्छा, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। In the RPWD Act 2016, the list has been expanded from 7 to 21 condition। पहले 7 थी, अब 21 conditions है, and it now also includes cerebral palsy, dwarfism, muscular dystrophy। पहले जो थे, अब उसमें 21 बढ़ा दी गई हैं। पहले 7 कंडीशन थी जिन्हें हम डिसेबल मानते थे, अब 21 बढ़ा दी गई हैं। तो हो सकता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन आए हमें देखने को मिले, उसमें ये मिले कि कितनी कंडीशंस बढ़ा दी गई हैं, या इसमें से कितनों को हम इंक्लूड करते हैं डिसेबिलिटी में।
इसीलिए यही मेरा पर्पस था इसको यहाँ रखने का। और इसके बाद ये जो है ना एसिड अटैक विक्टिम्स, ये बहुत ही हाईलाइटेड था। उसके बाद हमने देखा था अभी मूवी भी आई थी, तो आप लोग हो सकता है कि इस पे क्वेश्चन मिल जाए, तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग। हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में जिसको कमी है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी को भी काउंट किया जाता है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड पार्किंसन डिजीज, ब्लड डिसऑर्डर सच एज हीमोफीलिया। देखिए हो सकता है हीमोफीलिया, इसके क्वेश्चंस थे, उसमें एक ऑप्शन भी था हीमोफीलिया, ये एक ब्लड क्लॉट डिसऑर्डर होता है, और ब्लड डिसऑर्डर भी अब इस डिसेबिलिटी में काउंट हो रहा है। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया भी, एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। द नोमेनक्लेचर ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज रिप्लेस्ड बाय इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। देखिए पहले विकलांग थे, उनको दिव्यांग बोला जाने लगा। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं बहुत आपको हाईलाइट करना चाहूँगी कि अच्छा ये मत सोचिए कि हम बस इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं, इनके आंसर्स देख रहे हैं, क्योंकि आंसर तो बस 2016 पे ख़त्म हो गया। परंतु अब जब हमने इस क्वेश्चन को देखा है, समझा है, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें ऐसे सॉल्व करना है कि आगे जब भी अब हमें ये वाला क्वेश्चन मिले तो ना तो हमारा गलत हो और हमें उसके सारे एस्पेक्ट्स पता हों। तो हमने पहले ये देख लिया कि 2016 में आया था, दिव्यांग से क्या हो गया इनका नाम, इनको विकलांग से दिव्यांग बोले जाने लगा। इसका नोमेनक्लेचर भी चेंज हुआ। द नोमेनक्लेचर मतलब कि नाम रखने का जो तरीका है, मेंटल रिटार्डेशन जैसे हम पहले बोलते थे, अब मेंटली रिटार्डेड पर्सन नहीं बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इज रिप्लेस्ड बाय इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब कि प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है, ये इंटेलेक्चुअल में मीनिंग में आएगा। हम इससे बौद्धिक अक्षमता को रखेंगे, ना कि मैं पागल बोल देंगे, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन बोल दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति में थोड़ी सी भी कुछ भी कमी हो, उसको कमी क्या, अगर वो थोड़ा सा भी डिफरेंट होता है तो हम कह देते हैं अरे ये तो पागल है। तो अब इसको पागल नहीं बोला जाएगा, मेंटली रिटार्डेशन की जगह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में काउंट किया जाएगा। विच इज़ डिफाइंड एज अ, जिसको हम परिभाषित करते हैं एज a condition characterized by significant limitation of both in intellectual functioning, बौद्धिक क्षमता में, रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हो सकता है ये जो बौद्धिक अक्षमता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, वो किस में भी, रीजनिंग में हो सकती है, वो सोच नहीं पाता है ज़्यादा, वो कैलकुलेट नहीं कर पाता है सही से। लर्निंग में हो सकती है, वो पढ़ नहीं पा रहा है ठीक से, और सारी चीज़ें उसकी नॉर्मल है, परंतु पढ़ने में एक प्रॉब्लम। एक और है जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम है, जैसे कि वो किसी समस्या का समाधान अच्छे से नहीं कर पाता, जल्दी नहीं कर पाता, कुछ समस्या आती है उसे। तो ऐसी जो है अब हम इसमें इसको रखेंगे, ना कि इन लोगों को पागल बोल देंगे। एंड इन एडेप्टिव बिहेवियर विच कवर्स अ रेंज ऑफ एवरीडे सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल इंक्लूडिंग स्पेसिफिक लर्निंग। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो ज़्यादा शर्माते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते, बोलते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं बोलने में, हकलाने लगते हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे किसी भी प्रॉब्लम को हम अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में काउंट करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था वायरल डिजीज़ के ऊपर। तो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट कॉज्ड बाय वायरसेस, और इसके मुझे एग्जाम्पल्स भी याद रहे लकीली। तो हेपेटाइटिस मुझे देखते ही एक मेरे दिमाग में वो विचार आया कि अभी हमने कुछ ही दिन पहले जो है वो करंट अफेयर्स किए थे, और उसमें मैंने बताया था नोबेल प्राइज़ विनर हैं जिन्होंने हेपेटाइटिस सी क्या वायरस को है जो है उसको देखा है, जिसकी वजह से अब उसकी वैक्सीन और उसका ट्रीटमेंट बन पाएगा। तो मेडिसिन में जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है, उन्होंने हेपेटाइटिस सी का वायरस को ही जो है वो डिस्कवर किया था, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी जो फीचर्स हैं उसको। तो मुझे तुरंत याद आ गया कि हाँ देखो अभी
कुछ तो फ़ायदा हुआ वो पढ़ने का। तो नोबेल प्राइज़ की जो वीडियो थी उससे हमें डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्ट हमें 2 क्वेश्चंस मिले, जैसे कि मैंने अभी अपनी लास्ट वीडियो में भी देखा था, यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर हमने देखा, और आज ये हेपेटाइटिस का क्वेश्चन था। तो हेपेटाइटिस जो है वो क्या होता है, रिफर टू एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लिवर। देखिए मैं फिर से कहूँगी कि यदि आप चाहते हैं कि मैं बस आंसर दे दूँ तो आप, मुझे पता है आप जल्दी जल्दी स्किप करके वीडियो को उसके आंसर्स देख लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारे इतने सही हैं। परंतु आप ये भी देखिए कि हम यहाँ पर सिर्फ आंसर नहीं देख रहे हैं, हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम इन क्वेश्चंस को जब भी दोबारा फेस करें तो वो सही हों। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। और जब टीचिंग एग्ज़ाम में क्या होता है, एक एग्ज़ाम में जब कोई क्वेश्चन आ जाता है वो भी सेंट्रल लेवल का, तो क्या होता है कि फिर वो और नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी हमें देखने को मिलता है। जैसे अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया CTET के 3 क्वेश्चंस रिपीट थे इसमें, और इसीलिए मैंने उनको भी अच्छे से कराया था। और ये देखिए हेपेटाइटिस क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है लिवर की, लिवर में इन्फ्लेमेशन यानी कि जलन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। इट इज़ कॉमनली कॉज्ड बाय अ वायरल इन्फेक्शन, बट देयर आर अदर पॉसिबल कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस। दीज इंक्लूड ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून होता है कि हमारी जो खुद का इम्यून सिस्टम है वो हमारे अगेंस्ट काम करने लग जाता है और हेपेटाइटिस कॉज करने लगता है। हेपेटाइटिस डेट अकर एज अ सेकेंडरी रिजल्ट ऑफ मेडिकेशन, ड्रग्स, टॉक्सिन एंड एल्कोहल। कभी कभी हमें ऐसी मेडिकेशन, ऐसी हैवी मेडिकेशन लेनी पड़ती है बिकॉज ऑफ एनी अदर सीरियस डिजीज़ जिसकी वजह से हेपेटाइटिस कॉज हो जाता है, या फिर हम कभी ऐसे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, या हम कभी जहर खा लेते हैं, या फिर अल्कोहल का जो शराब का सेवन करते हैं, उन लोगों को हेपेटाइटिस होने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हेपेटाइटिस में एक तो कॉज है वायरल इन्फेक्शन और दूसरा कॉज क्या क्या है, एक तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है और दूसरा सेकेंडरी रिजल्ट ऑफ मेडिकेशन, ड्रग्स, टॉक्सिन्स एंड अल्कोहल। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है कॉलेरा। तो कॉलेरा इज़ एन infectious disease that cause severe watery diarrhea which can lead to dehydration and even death if untreated। तो हम लोग बोलते हैं ORS का घोल देना चाहिए, है ना, तो वो कॉलेरा में ही दिया जाता है जब वाटरी डायरिया हो जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय ईटिंग फूड और ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड विद बैक्टीरिया कॉल्ड विब्रो कॉलेरा। तो कॉलेरा भी एक, जो कॉलेरा किसके द्वारा होता है, बैक्टीरियम के द्वारा होता है जिसका नाम है विब्रो कॉलेराई। तो ये कैसा हुआ, बैक्टीरियल डिजीज़ हुआ कॉलेरा, और हेपेटाइटिस क्या था, वायरल डिजीज़ था। नेक्स्ट जो ऑप्शन था वो था कॉमन कोल्ड। देखिए हमें ये भी मैंने जब कोरोना की वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था कि वायरल की बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, जिसमें से मैंने एक बताया था एग्जाम्पल जो है वो है कॉमन कोल्ड। तो इट इज़ कॉज्ड बाय राइनो वायरस, जो होता है वो कॉज करता है कॉमन कोल्ड को। और ये जो वायरसेस होते हैं ये बहुत जल्दी म्यूटेटेड होते रहते हैं, यही कारण है कि कोरोना की अभी तक वैक्सीन बनने में इतना समय लग रहा है। हमारी वैक्सीन भी जल्द आने वाली है, जो मई जून तक कहा जा रहा है कि वैक्सीन जो है वो आ जाएगी, हमारी वाली इन द सेंस जो इंडिया में बन रही है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन था मीजल्स का। इज़ अ हाईली कंटेजियस इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज बाय मीजल वायरस। तो ये तो नाम से ही सबको पता होता है कि मीजल्स मतलब मीजल्स वायरस। Symptoms usually develop 10 to 12 days after exposure to an infected person and last 7-10 days. Initial symptoms typically include fever, often greater than 40 degrees Celsius, कफ, रनी नोज एंड इन्फ्लेमेटेड आइज। तो आप देख सकते हैं कि जनरली हर वायरसेस के जो सिम्टम्स हैं उसमें एक सिम्टम जो होता है वो होता है फीवर का, तो होता ही होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, वायरस जो होता है एक तरीके से हमारी बॉडी को कैप्चर कर लेता है, वो हाईजैक कर लेता है हमारी जो सेल्स हैं उनको। वायरस जो है वो एक ही आता है, उसके बाद क्या होता है वो मल्टीप्लिकेशन करने लगता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स हैं वो टूटने लगते हैं और इसी वजह से हमें फीवर आता है। तो जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है
उन सभी वायरल इन्फेक्शन में फीवर तो एक कॉमन जो है वो सिम्टम होगा ही होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन था टाइफॉइड पे। तो टाइफॉइड इज़ कॉज्ड, अच्छा इसमें मेरे को हेपेटाइटिस, कॉलेरा, कॉमन कोल्ड और मीजल्स, ये 4 ऑप्शन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस? इसका जो राइट आंसर होगा वो कॉलेरा होगा, जो कि एक बैक्टीरियम से कॉज होता है जिसका नाम है विब्रो कॉलेराई। ठीक है। टाइफॉइड पे जो क्वेश्चन था उसमें it is also caused by a type of bacteria called Salmonella typhi। अच्छा, इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये जो टाइफॉइड होता है वो एक बैक्टीरिया होता है, और एक कुक थी जिसका नाम था मैरी मेलन। वो क्या थी, वो खाना बनाती थी एक रेस्टोरेंट में और उनको टाइफॉइड था। अच्छा, टाइफॉइड फैलता कैसे है? इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आके। वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ जो होती हैं वो जनरली कॉन्टेजियस होती है। कॉन्टेजियस मतलब कि जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती हैं, या एनिमल से दूसरे एनिमल में भी फैल सकती हैं। तो उन्हें टाइफॉइड था, मैरी मेलन को, जो कि एक कुक थी रेस्टोरेंट में, और उनको टाइफॉइड जो है वो सालों तक, अब बैक्टीरिया है तो अगर इसको एंटी बैक्टीरियल जो है डोज नहीं मिलेगी तो वो तो बॉडी में रहेगा ही। तो क्या हुआ, उनको सालों तक टाइफॉइड रहा और वो खाना बनाती थी, तो इसीलिए उनके यहाँ रेस्टोरेंट में जो भी लोग आते थे वो सब इन्फेक्टेड हो जाते थे, और ऐसा सालों तक चलता रहा। तो उनका जो टाउन था जहाँ पर वो रेस्टोरेंट था उसमें से 60% लोगों को टाइफॉइड हो गया। तो जब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई, जब पता लगाया गया, जिसमें बहुत समय लग गया, तो पता चला कि ये जो है ये मैरी मेलन, इन्होंने इन सब को फैलाया है। और ये, हाँ, ये वुहान वाली ही चीज़ हुई कि एक अगर वुहान में ही कोरोना को कंट्रोल कर लिया जाता तो शायद अभी इतनी स्थिति नहीं होती। और दिल्ली में जैसी स्थिति है ना, आप समझ नहीं सकते। यहाँ पर रोडों पे, दिल्ली में रोडों पर जो है वो बॉडियाँ पड़ी हुई हैं, लोग कूड़े में फेंक दे रहे हैं, और जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको पता तक नहीं चल रहा है कि मर गए हैं कि ज़िंदा है। तो आप लोग भी ध्यान रखिए और बस कांटेक्ट में ना आए, और थोड़ी सी सावधानी आपका जीवन बचा सकती है। तो जो मैरी मेलन थी उन्होंने इतने लोगों को इन्फेक्ट किया कि उनको टाइफॉइड मैरी बोला जाने लगा। और इसमें ही एक ट्रिक भी है इसके बैक्टीरिया को याद करने की। तो देखिए, सालों तक फैलाती रही मैरी मेलन नाम था उनका, और उनको टाइफॉइड मैरी के नाम से भी जाने जाने लगा। तो सालों तक वो क्या फैलाती रही? टाइफॉइड। तो सालों तक फैलाती रही मैरी टाइफॉइड, तो सैल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया का नाम है। तो हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हुए। आगे चलें तो डिजीज़ पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट कॉज बाय विटामिन डेफिशिएंसी। डिजीज़ विच इज़ नॉट कॉज बाय विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन डेफिशिएंसी से क्वेश्चन था, और मुझे उसके 2 ऑप्शन तो याद हैं। स्कर्वी और रिकेट्स जो है वो 2 क्वेश्चन थे, और बाकी के जो 2 ऑप्शन थे वो मुझे याद नहीं है। तो मैंने यहाँ पर आपको विटामिन की सारी डेफिशिएंसी की लिस्ट दे दी है। ये सारी नहीं है बट ये कॉमन है, तो इसमें से देख लेते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, ए रेटिनॉल, ये ऑप्शन में नहीं था, वैसे मैं बता दे रही हूँ। पर वही वाली बात है कि हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर नहीं देख रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ रहे हैं, ताकि हमारे को आगे क्वेश्चन अगर हमारा गलत हुआ है तो हमारा आगे क्वेश्चन गलत ना हो, और अगर इस बार सही भी हो गया है तो उससे रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे भी सही हो जाएं। तो हमारा ए होता है रेटिनॉल, और उससे क्या कॉज होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। बी से B1 थायमिन होता है विच इज़ बेरी। B2 राइबोफ्लेविन, इसका नाम होता है रिटार्डेड ग्रोथ एंड बैड स्किन। ठीक है। B12 साइनोकोबालमिन, एनीमिया कॉज करता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एनीमिया बहुत तरीके से कॉज होता है। अब B12 साइनोकोबालमिन में क्या होता है, B12 की डेफिशिएंसी से एनीमिया कैसे हो जाता है कि ये जो B12 होता है इसकी हमें आवश्यकता होती है हेल्दी RBCs बनाने में, इसको बोलते हैं साइनोकोबालमिन। तो क्या होता है कि जब RBCs ही नहीं बनेंगे तो एनीमिया तो ऑब्वियस है कि कॉज होगा। अच्छा, B12 डेफिशिएंसी एनीमिया को हम एक
पेरिनीशियस एनीमिया भी बोलते हैं, जिससे कि हमें मतलब पेशेंट को हार्ट अटैक और नर्व डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये एक और हमने एक एनीमिया का टाइप पढ़ा। सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी कॉज होता है। सो इट इज़ अ विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज विच इज़ द ऑप्शन इन द क्वेश्चन। तो स्कर्वी था उसमें। डी होता है कैल्सीफेरॉल। अच्छा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाती हैं। रिकेट्स मतलब कि जो हमारी जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। ये भी एक और ऑप्शन था हमारे क्वेश्चन में। के होता है विटामिन के फाइलोक्यूनिन। इसमें क्या होता है, एक्सेस ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी। अब विटामिन के की कमी से क्या होता है, जो ब्लड क्लॉट होने का एक मैकेनिज्म होता है वो नहीं कॉज हो पाता है। तो विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। जैसे ब्लड क्लॉट इन द सेंस कि जैसे जब हमें चोट लगती है तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार चोट लगी, कोई नर्व डैमेज हुई और खून बहता ही जा रहा है। डायबिटिक पेशेंट्स में और हीमोफीलिया के पेशेंट्स में ऐसा होता है, परंतु हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स होती हैं जिसकी वजह से जो ब्लड है, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड बचता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी में वो फंक्शनिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है ड्यू टू इंजरी। ठीक है। टाइप ऑफ मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज, कैल्शियम की कमी से ब्रिटल बोन्स, एक्सेस ब्लीडिंग हो सकती है। कैल्शियम तो हम सब जानते हैं कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम कहा जाता है। वहीं फॉस्फोरस जो है वो बैड टीथ एंड बोन्स भी कॉज करती हैं। आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हमने अभी अभी पढ़ा। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर और एनलार्ज थायराइड ग्लैंड होता है। वहीं कॉपर की डेफिशिएंसी से लो एपेटाइटेड और रिटार्डेड ग्रोथ। तो मिनरल्स भी ज़रूरी हैं, विटामिन्स भी ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इन्वायरमेंट से, अर्थ एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन था एक। देखिए, अभी यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी अपने क्वेश्चंस चेक कर पाएँ और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था द एग्जोस्फेयर, द आउटर मोस्ट अर्थ एटमॉस्फेयर एग्जोस्फेयर हैज़ विच गैस इन अबेंडेंट। तो वो क्वेश्चन था कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है जिसमें एग्जोस्फेयर एक जो पार्टीशन है उसमें कौन सी गैस एबिडेंटली पाई जाती है। तो आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो एग्जोस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये क्वेश्चन था कि कौन सी गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन इज़ द आंसर। द एग्जोस्फेयर इज़ द अपर मोस्ट रीजन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर. As it is gradually fades into vacuum of space, it starts at an altitude of about 500 km and goes out to about 10,000 km. The most abundantly found gas in exosphere is hydrogen, with some helium, carbon dioxide and atomic oxygen near its base. तो the gas which is found in the earth atmosphere region of exosphere abundantly is hydrogen. So हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया क्या है, वुलर लेक। वुलर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड लाइज इन द कश्मीर वैली 40 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट टू श्रीनगर सिटी इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। तो कहाँ पर है ये, कश्मीर वैली में है। वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। एक और क्वेश्चन था रीजनिंग से जो मुझे अच्छे से याद है क्योंकि पहले मैंने इसको गलत किया था और फिर जब मैंने बाद में देखा तो मुझे लगा हाँ इसका ये होगा। मेक द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फ्रॉम दीज डिजिट। ये डिजिट दे रखी थी 4350। उसके बाद ये पूछा गया था कि इससे कोई ऐसा 4 डिजिट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाइए। तो मैंने पहले क्या किया, 0 सबसे पहले रख दिया क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले वाले की होगी, तो हम 0 रख देते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी वाली देखिए, सबसे पहले अगर हमने 0 रख दिया तो सबसे बड़ी वैल्यू ही कम हो गई। उसके बाद 3 रखा, उसके बाद 4 रखा, उसके बाद 5 रखा, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम 345 पढ़ेंगे। ये क्या हुआ, 3 डिजिट नंबर हुआ।
तो इसीलिए फिर मैंने उसके बाद जब ये चीज़ देखी तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हमसे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, जो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसको सबसे स्मॉलर नंबर से डेजिनेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 रखा, उसके बाद हम 0 रख सकते हैं क्योंकि अब हम इसे 3045 पढ़ते हैं और अब हम इस नंबर से कोई और इससे छोटी वैल्यू नहीं बना सकते हैं। उसके बाद 4 और उसके बाद 5, तो इसका राइट आंसर होगा 3045। देखिए वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी है, परंतु फिर भी 90 के 90 क्वेश्चंस याद करना, उनको एक वीडियो में बना पाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर अगर आप अभी भी कुछ क्वेश्चंस रह जाएं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइए, हम उसके आंसर भी अवश्य देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था NCF 2005 से। NCF 2005 से था, इस NCF बोला जाता है द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज़ द 4th नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पब्लिश्ड इन 2005 बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT इन इंडिया। Its predecessors was published in 1975, 1988 और 2000। 2005 से पहले भी इसके कुछ पार्ट्स पब्लिश हो चुके थे और द NCF 2005 serves as a guideline for syllabus, textbook and teaching practices for the schools in India. The NCF 2005 has based its policy on previous government report on education such as learning without burden and national policy of education 1986-1992। वैसे मुझे लगा था कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो अभी आई है 2019 की जो आई है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, परंतु इस बार करंट अफेयर, बिल्कुल रीसेंट करंट अफेयर नहीं पूछे इन्होंने पूछे हैं थोड़े से पीछे के करंट अफेयर्स। अब NCF 2005 का है, वहीं जो राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी कब का है, 2016 का है। परंतु हाँ, ये बहुत चर्चित विषय हैं, तो इस पे ये बात तो सही है कि सबको नॉलेज होनी चाहिए, बट रीसेंट करंट अफेयर्स को लोग ज़्यादा पढ़ के जाते हैं। तो इसलिए इस बार की जनरल अवेयरनेस मैं कहूँगी कि एवरेज आई है। सिंपल तो हम इसे नहीं कह सकते, परंतु हाँ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि वैसे अगर आप इस पेपर को देखें तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो सिंपल से मॉडरेट ही जाएगा। डिफ़िकल्टी में अगर आप रखना चाहें तो इंग्लिश को रख सकते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे, परंतु और सारे जो क्वेश्चंस थे सब्जेक्ट्स के वो सिंपल ही थे। हाँ, एक और जो रोल प्ले करता है वो है नेगेटिव मार्किंग और टाइम। तो हमें जल्दी और सही क्वेश्चंस करने हैं, जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम अपने आप में ही टीचिंग का बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम बन जाता है। अच्छा, फोकस ग्रुप डिस्कशन आफ्टर मल्टीपल डिलिब्रेशन 21 नेशनल फोकस ग्रुप पोजीशन paper has been published to provide input of NCF 2005. NCF 2005 and its offshoot textbook have come under different form of reviews in the press. तो NCF 2005 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था एपिस्टेमोलॉजी का। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो एपिस्टेमोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। देखिए, हम अब इस एक वर्ड को मैं बता दूं और ये बता दूं कि हाँ, इसे किसने बोला है, रेंस डिस्कार्ड्स ने दिया है। तो आपको ये क्वेश्चन का बस ये पता चल गया कि सही है या गलत है, परंतु हम वहाँ एग्ज़ाम देने गए, अब हम इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो कम से कम आगे गलत ना हो, और अगर हमें इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आए तो वो भी सही हो। तो एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? इज़ द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न विद नॉलेज। ये एक फिलॉसफी की ब्रांच है जो कि ज्ञान से रिलेटेड है। एपिस्टेमोलॉजिस्ट जो इसको पढ़ने वाले हैं एपिस्टेमोलॉजी को, द नेचर ऑफ नॉलेज, ये क्या स्टडी करते हैं? नेचर ऑफ नॉलेज, एपिस्टेमिक जस्टिफिकेशन, the rationality of beliefs and various related issues. Epistemology is considered one of the 4 main branches of philosophy along with ethics, knowledge and metaphysics। ठीक है, फाउंडर कौन है इसके? रैंड डेस्कार्ट्स इनका नाम है। रैंड डेस्कार्ट 1596 से 1650 तक इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। इनको फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी भी बोला जाता है। हिज नोट वर्दी कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सटेंड टू मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। दिस एंट्री focuses on his philosophical
कंट्रीब्यूशन इन द थ्योरी ऑफ नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका रीजनिंग से, जिसमें ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, और इसके डिजिट्स भी सिंपल ही दी गई हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसकी जो 1 डिजिट जो 13 बोली लिखी है शायद ये गलत है, परंतु मुझे 13 ही याद आ रही थी। तो क्वेश्चन ये था, और अगर आपने ऐसा किया है तो सही होगा, और अगर आपको ऑप्शन मिल गया था, ऑप्शन मतलब आपका आंसर ऑप्शन से मैच कर रहा था तो शायद सही हो। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरा आंसर पॉइंट में आ रहा है, तो मे बी मैंने शायद डिजिट्स में कुछ कमी कर दी होगी। बट इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ये था कि एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, और 1 डिजिट दे रखी है विच इज़ 13, तो अनदर डिजिट पूछी है। इसका एक फॉर्मूला लगता है छोटा सा, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B। तो हमने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो A से डिवाइड कर दिया विच इज़ 13, तो हमारा आंसर आया है 246.15। तो आपको अगर डिजिट्स याद हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, या मैंने ये सही लिखी हैं। अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। योर ऑल व्यूज़ आर मोस्ट वेलकम, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि हर कमेंट का उत्तर दे पाऊँ। वहीं आप लोग रिज़ल्ट डेट के बारे में भी पूछ रहे थे, तो देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है APS की, उस पे ये लिखा गया है रिज़ल्ट डेट में टू बी अनाउंस्ड, परंतु मैंने ऐसे कुछ सुना है कि जो सरकारी रिज़ल्ट.com जो वेबसाइट है उस पे एग्ज़ाम डेट दे रखी है, तो उन्होंने कैसे दे रखी है ये मुझे नहीं पता, परंतु हाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था रीजनिंग से वो था, रेशियो ऑफ द 2 नंबर इज़ 8:3 एंड द डिफरेंस इज़ 115, देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज़। तो देखिए A/B 8:3 दे रखा है इन्होंने, और A-B जो है 115 दे रखा है, तो A क्या हो जाएगा 115 प्लस B। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सब्सिट्यूट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा 345 प्लस 3B इज इक्वल्स टू 8D। 345/5 जो है वो हमारा 5 कैसे आया 8B माइनस 3B, तो 5B हो जाएगा, और 345 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 69, तो 69 इज़ द आंसर। अच्छा, मैंने सिर्फ 69 पे ही क्यों रुक गई हूँ, क्योंकि इन्होंने स्मॉलेस्ट आंसर पूछा है। A क्या होगा B प्लस 115, तो A ऑब्वियस है कि वो बड़ा हो जाएगा, तो हमें B ही निकालना है, इसीलिए मैंने A की वैल्यू को सब्सिट्यूट किया है। ठीक है, नेक्स्ट एक और जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को लोग कह रहे हैं कि गलत है, परंतु मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं दिख रहा, और मैंने इसे सॉल्व भी कर दिया है। हाँ, इस क्वेश्चन में एक चीज़ जो अलग थी वो थी कि जनरली स्क्वायर पे क्वेश्चन आता है, A² माइनस B² की आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पर A³ माइनस B³ की आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आ गया था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अपने आप में एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी और इतने कम टाइम में याद करना, उसकी जल्दी जल्दी वैल्यू को पुट करना और ये रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसने इसको किया हुआ होगा वो ही इसे कर पाएगा, या फिर टाइम वेस्ट किया होगा किसी ने तो वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा। तो क्वेश्चन था द डिफरेंस ऑफ द 2 डिजिट इज़ 5 एंड द प्रोडक्ट इज़ 3, देन A³ माइनस B³ विल बी। ठीक है, तो अगर हम इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लें A माइनस B का होल क्यूब, तो A माइनस B का होल क्यूब होता है A³ माइनस B³ माइनस 3AB ब्रैकेट में A माइनस B। तो अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, A माइनस B इक्वल्स टू 5 एंड AB इक्वल्स टू 3, तो क्या होगा A माइनस B का होल क्यूब की हमने यहाँ पर जब आइडेंटिटी रखेंगे तो 5³ हो जाएगा, क्योंकि A माइनस B क्या है 5 दे रखा है। A³ माइनस B³ ये हमें दे नहीं रखा है, परंतु AB हमें दे रखा है विच इज़ 3, और